हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। विनायक नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ में कि जीत की तैयारी खुद को ही करनी पड़ती है, अकेले ही करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया साथ कम ताने ज्यादा देती है। यस डियर स्टूडेंट, तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको एक दिन जरूर प्राप्त होगी। यस, तो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम क्या होता है डियर? यस, तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की स्टडी को अपन बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स, यस डियर। और ऑर्थोपेडिक्स में अपन स्टडी करते हैं डियर मसल्स, कार्टिलेज एंड बोन्स की स्टडी। यस डियर, मसल्स, कार्टिलेज, बोन्स और इनसे रिलेटेड जो फाइबर्स होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लाइक टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, एपोन्यूरोसिस हो गया, जॉइंट्स हो गया, वो सारी डिस्कस करेंगे अपन किसमें डियर? मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में। जैसा कि हर सिस्टम अपन स्टडी करते हैं, लाइक सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद में उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स यानी पैथोलॉजी पढ़ते हैं, देन आफ्टर उससे रिलेटेड फार्मेकोलॉजी, और सबसे लास्ट में डिजीज कंडीशन। उसी पैटर्न पे अपन मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम को भी कंप्लीट करेंगे डियर। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डियर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यस, तो जैसा कि हर सिस्टम को अपन पढ़ते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होता है उसके बाद में किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है बच्चों, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डियर मसल्स। मसल्स का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है डियर? तो याद रखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 20th डे या फिर बात करते हैं थर्ड वीक तीसरे सप्ताह में या 20वें दिन जो है डियर, मसल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यस डियर, मसल फॉर्मेशन स्टार्ट्स। और जो सबसे पहली मसल की स्ट्रक्चर बनती है डियर, उस मसल्स को अपन बोलते हैं फोमाइट्स। फोमाइट नहीं डियर, सोमाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? सोमाइट्स कहा जाता है डियर। फोमाइट क्या होता है? फोमाइट एक अलग टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेटेड है, उसे फोमाइट कहते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है, वो अपन नर्सिंग फाउंडेशन में भी बात करते हैं। और उससे पहले मैं ट्रेकोमा पढ़ाया था, उस टाइम पे बताया था। लाइक मान लीजिए कोई भी पर्सन को इन्फेक्शन है और उसके इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी उसके द्वारा यूज किए गए यूटेंसिल्स है, आर्टिकल्स है जो कि कंटामिनेटेड हो गए हैं उस पैथोजन से, उन्हें अपन फोमाइट कहते हैं, वो अलग चीज है। तो यस डियर, पहली जो मसल बनती है वो क्या होती है डियर? सोमाइट कहलाती है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनती है, दैट इज सोमाइट्स। यस डियर, और सोमाइट से धीरे धीरे पूरी की पूरी मसल्स, अपनी बॉडी की ऑल मसल्स जो है धीरे धीरे डेवलप होती है डियर। ठीक है, तो पहली जो मसल होती है उसका नाम क्या होता है? सोमाइट होता है। इसका फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है डियर? 20th डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर कॉन्सेप्शन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। अब बात करेंगे कौन सी जर्मिनल लेयर से होता है, तो याद रखिएगा जर्मिनल, कौन सी जर्मिनल लेयर से होता है? देखिए 3 जर्मिनल लेयर अपन पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो मीजोडर्म, यस डियर, मीजेनकाइमल सेल के द्वारा जो है मसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा मसल्स फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। किससे होता है डियर? मीजोडर्म। और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है मीजेनकाइमल सेल से। यानी पूरी बॉडी की मसल्स डियर किससे डेवलप होगी? कौन सी जर्मिनल लेयर से डेवलप होगी डियर? मीजोडर्म से डेवलप होती है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, इसका भी एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है डियर? एक्टोडर्म से जो डेवलप होने वाली मसल्स है वो 2 मसल्स होती है डियर, याद रखिएगा, आइरिस ऑफ द आई एंड एरेक्टर पिलाई मसल ऑफ हेयर इन स्किन। स्किन के जो बाल होते हैं ना डियर,
लाइक गूज बम्प एक अपन फिनोमिना पढ़ते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर कि जब गूज बम्प होता है यानी बाल खड़े हो जाते हैं, तो वो बाल खड़े कैसे होते हैं, रोंगटे खड़े होना जिसे बोलते हैं, तो वो किस वजह से होता है डियर, इरेक्टर पिल्लाई मसल की वजह से होता है। तो ये मसल और आइरिस, आंखों की जो मसल्स होती है डियर, जो आंखों का काला पार्ट होता है दैट इज आइरिस मसल। तो आंखों की आइरिस मसल और इरेक्टर पिलाई मसल का फॉर्मेशन किससे होता है डियर, एक्टोडर्म से होता है। बाकी बॉडी की सारी मसल्स किससे डेवलप होती है डियर, मीजोडर्म के द्वारा डेवलप होती है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो सभी मसल्स जो है किससे डेवलप होती है, मीजोडर्म से। कब इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है डियर, 20th वीक पे इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। और ये जो पूरा डेवलपमेंट है जो अब मैंने बोला 20th यानी 3rd वीक से, और कंप्लीट हो जाता है डियर 9th वीक पे। 9th वीक पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो यहां से स्टार्ट होगा और 9th वीक पे क्या हो जाएगा डियर, कंप्लीट हो जाता है। मसल का फॉर्मेशन, जो मसल की स्ट्रक्चर होती है नॉर्मल, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, वैसी मसल्स बॉडी के अंदर बन जाती है बच्चों। देन बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। तो बोन्स का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, तो याद रखिएगा स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। यस डियर, तो सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम किससे बनता है डियर, तो किससे बनता है, इट इज ऑल्सो फाउंड बाय मीजोडर्म। किससे बनता है डियर, मीजोडर्म से बनता है, मीजोडर्म, मीजोडर्म से बनता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, एक्सेप्ट, यस डियर, एक्सेप्ट स्कल बोन। स्कल बोन है वो किससे बनती है डियर, एक्टोडर्म से बनती है। कुछ स्कल बोन जो है वो एक्टोडर्म से बनती है डियर, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कल बोन है वो एक्टोडर्म से, बाकी सभी जो है मीजोडर्म से ही इनका फॉर्मेशन होता है। यस, अब बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं लाइक 3rd वीक, तीसरे सप्ताह पे, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे पहले फॉर्मेशन होता है डियर, किसका फॉर्मेशन होगा, हाइलिन कार्टिलेज प्लस, हाइलिन कार्टिलेज प्लस यहां पे फाइब्रस मेम्ब्रेन। किसका फॉर्मेशन होगा डियर, सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, तीसरे वीक पे, जब मसल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था सेम टाइम पे, तीसरे वीक यानी 20th डे, यानी 20th डे 20वें दिन किसका फॉर्मेशन हुआ डियर, हाइलाइन कार्टिलेज का हुआ और फाइब्रस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, फाइब्रस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा डियर, याद रखिएगा, इन दोनों के बाद में मैं बात करूं एट द 6th और 7th वीक, 6th और 7th वीक, छठे और 7वें सप्ताह में डियर, इन दोनों का क्या होगा डियर, इन दोनों का ओसिफिकेशन होगा। इन दोनों का क्या होगा, ओसिफिकेशन होगा। यस, क्या होगा, ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का मतलब होता है ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ओसिफिकेशन। यस डियर, ओसिफिकेशन होकर के हाइलाइन कार्टिलेज से, यस, हाइलाइन कार्टिलेज से ऑल बोन्स बनेगी, जबकि फाइब्रस मेम्ब्रेन से क्या बनेगी डियर, फाइब्रस मेम से बनेगी आपकी स्कल, स्कल बोन्स एंड फ्लैट बोन्स, एंड फ्लैट बोन्स, चपटी बोन्स का फॉर्मेशन होगा। स्कल, स्कल की मेम्ब्रेनस बोन और फ्लैट बोन का फॉर्मेशन होगा फाइब्रस मेम्ब्रेन से, और बाकी सभी हड्डियों का फॉर्मेशन किससे होगा डियर, हाइलाइन कार्टिलेज से होगा। और एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। यस डियर, तो बोन्स का फॉर्मेशन कौन सी कार्टिलेज से होता है, तो डियर कौन सी कार्टिलेज से होता है, प्राइमरीली हाइलाइन कार्टिलेज से होता है और सेकेंडरली फाइब्रस कार्टिलेज से होता है। कार्टिलेज पढ़ाएंगे अपन आगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले अपन मसल पढ़ेंगे, फिर कार्टिलेज पढ़ेंगे, फिर बोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अभी अपन इसके बाद में डेवलपमेंट के बाद में मसल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हाइलाइन कार्टिलेज और दूसरी होती है डियर फाइब्रस कार्टिलेज, और एक और होती है इलास्टिक कार्टिलेज, सभी कार्टिलेज पढ़ेंगे। तो ज्यादातर बोन्स अपनी किससे बनती है डियर, मोस्ट ऑफ द बोन किससे बनती है डियर, हाइलाइन कार्टिलेज से ही बनती है बच्चों, याद रखिएगा। तो हाइलाइन कार्टिलेज का ओसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस एक ही बात है, और ये कब होता है डियर, 6 to 7 वीक पे होता है। 6 to 7 वीक पे हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रस मेम्ब्रेन का ओसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस होगा, और होकर के सभी बोन हाइलाइन कार्टिलेज से और फाइब्रस मेम्ब्रेन से स्कल और फ्लैट बोन का फॉर्मेशन हो जाता है।
याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो मैंने बताया सभी बोन्स का फॉर्मेशन किससे होता है डियर, हाइलाइन कार्टिलेज से होता है। क्वेश्चन पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बोन का ओसिफिकेशन किससे होता है, हाइलाइन कार्टिलेज। तो एक क्वेश्चन पॉइंट करके नोट करके लिखिए, यस, इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट bones formed by hyaline कार्टिलेज, प्राइमरीली हाइलाइन कार्टिलेज से इनका फॉर्मेशन होता है बच्चों, याद रखिएगा। और कार्टिलेज तीन तरीके की पढ़ाएंगे अपन, कौन कौन सी, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइबरस कार्टिलेज। ओके, तो दिस इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो अपन ने दोनों का पढ़ा, मसल्स का और स्केलेटन सिस्टम का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब अपन स्टार्ट करते हैं डियर मस्कुलर सिस्टम, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपन स्टार्ट करेंगे। तो मस्कुलर सिस्टम से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, 10-15 इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं ताकि अपन को आगे मस्कुलर सिस्टम समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक आधा क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 टर्म पढ़ेंगे अपन, दैट इज हाइपरट्रोफी। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं, कहां पे, ऑन्कोलॉजी में, फिर भी रिपीट कर देता हूं, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया और एट्रोफी। तो देखिएगा, हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है यस, एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ सेल। सेल की साइज बढ़ने से टिश्यू का एनलार्जमेंट हो जाए, उसे अपन क्या कहेंगे डियर, हाइपरट्रोफी कहेंगे बच्चों, याद रखिएगा। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है डियर, एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन या फिर टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। सेल्स की नंबर्स बढ़ जाए तो उसे अपन हाइपरप्लेसिया कहेंगे, और सेल्स तो उतनी ही है लेकिन सेल्स का साइज बढ़ जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे डियर, हाइपरट्रोफी कहेंगे डियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट्रोफी किसे कहेंगे डियर, एट्रोफी का मतलब होता है यस डियर, डिक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू। कोई भी टिश्यू है, मसल है, अगर उसकी साइज डिक्रीज हो जाए तो उसे अपन एट्रोफी कहेंगे, एट्रोफाइड कहेंगे। ठीक है डियर, याद रखिएगा। और जैसे हाइपरट्रोफी का है, ऐसे हाइपोट्रोफी भी होता है। तो हाइपोट्रोफी का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज साइज ऑफ ऑर्गन ड्यू टू डिक्रीज साइज ऑफ सेल। सेल की साइज कम होने से हाइपोट्रोफी हो जाएगी। और हाइपोप्लेसिया का मतलब हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल कम हो जाए तो उससे सेल टिश्यू का साइज कम हो जाना। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बात करेंगे, टेंडन और लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, टेंडन्स क्या होते हैं, दे आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू that connect muscle to bone। यस डियर, ऐसे फाइबर्स, ऐसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ऐसे डेंस का मतलब सघन, ऐसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल को बोन से जोड़ते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं बच्चों, टेंडन कहेंगे। ठीक है, मसल्स को बोन से जोड़ने वाले फाइबर्स को अपन क्या कहेंगे, टेंडन्स कहेंगे। दूसरा पॉइंट, लिगामेंट्स क्या होते हैं डियर। तो लिगामेंट्स क्या होते हैं, अगेन बात करेंगे तो दे आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू that connect bone to bone। कहां पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट एट जॉइंट्स पे प्रेजेंट होंगे डियर। एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाले डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स को अपन क्या कहेंगे बच्चों,
क्या कहेंगे, लिगामेंट्स कहा जाएगा। तो मसल को जोड़ने वाले फाइबर होंगे टेंडन, और बोन को बोन से जोड़ने वाले फाइबर होंगे डियर कौन, लिगामेंट्स। अब एक आता है डियर, मसल को मसल से जोड़ने वाले फाइबर्स भी होते हैं, उन्हें एपोन्यूरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, आगे बताऊंगा मैं, वैसे तो अभी लिख लीजिए आप लोग, आगे डायग्राम दिखाऊंगा एपोन्यूरोसिस का। एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस क्या होते हैं डियर, एपोन्यूरोसिस अगेन यही होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और ये क्या करते हैं डियर, कनेक्ट मसल टू मसल, दो मसल को आपस में जोड़ने वाले फाइबर्स को अपन क्या कहते हैं डियर, एपोन्यूरोसिस कहा जाएगा। ठीक है, आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा इनका, तब आपको समझ में आ जाएगा एपोन्यूरोसिस एक्चुअल में क्या है। ओके डियर, तो टेंडन क्या है डियर, मसल को मसल से जोड़ने, मसल को बोन से जोड़ने वाले लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ने वाले फाइबर, और एपोन्यूरोसिस मसल को मसल से जोड़ने वाले फाइबर्स होते हैं बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगली तीन इंपॉर्टेंट बेहतरीन टर्म विचार, स्पाज्म, क्रैम्प एंड ट्रिमर। इनका मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, स्पाज्म का मतलब होता है, स्पाज्म का मतलब होता है डियर एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल का एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होना ही क्या कहलाएगा, स्पाज्म। मसल खिंच जाए, ऐंठ जाए, यस और नो डियर, उसे अपन क्या कहेंगे डियर, स्पाज्म कहा जाएगा। ठीक है, तो स्पाज्म का मतलब होता है एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल्स का एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाए, दैट इज स्पाज्म। अब स्पाज्म के साथ में अगर पेन भी हो, स्पाज्म के साथ में पेन भी हो, मतलब एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के साथ में अगर दर्द भी हो रहा है उस मसल में, तो उसे अपन क्या कह देंगे, उसे कह देंगे क्रैम्प। तो क्रैम्प का मतलब क्या हो जाएगा डियर, पेनफुल एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, यस डियर। और एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को अपन क्या कहते हैं, स्पाज्म। इसलिए क्रैम्प को अपन क्या कहेंगे डियर, क्रैम्प का दूसरा टर्म क्या कह सकते हैं, यस, पेनफुल स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन भी इसे कह सकते हैं। तो पेनफुल एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को अपन स्पाज्म कहते हैं, इसलिए पेनफुल स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, किसको डियर, क्रैम्प को। तो सिंपली एक मसल ऐंठ जाए, यस डियर, तो उसे अपन कहेंगे स्पाज्म, और मसल ऐंठने के साथ में दर्द भी हो उसमें, तो उसे कहेंगे अपन क्रैम्प। तीसरा आता है डियर ट्रिमर। ट्रिमर का मतलब क्या होता है, ट्रेमर्स का मतलब होता है डियर मसल्स का इनवॉलेंट्री मूवमेंट होना ही क्या कहलाएगा डियर, ट्रिमर कहलाएगा। तो मसल्स का इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल रिदमिक मूवमेंट होना ही क्या कहलाएगा डियर, ट्रिमर कहलाता है। तो ये क्या है डियर, यस, इट इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अपना उस पर कंट्रोल नहीं होता है। लाइक अपन ट्रिमर, पिल रोलिंग ट्रिमर कहाँ पढ़े थे अपन ने, पार्किंसन डिजीज में पढ़े थे ना, जिसमें हाथ पिल रोलिंग अपने आप ही हिलते रहते हैं पर्सन को। ठीक है, और उन पिल रोलिंग ट्रिमर को रोकने के लिए क्या करते हैं, पर्सन के हाथ में कोई चीज पकड़ा दो, अब वो ट्रिमर बंद हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, मैंने करवाया भी हुआ है, कहाँ पे, पार्किंसन डिजीज में। पार्किंसन डिजीज किसकी कमी से होती है डियर, डोपामिन की कमी से, बेसल गेंगलिया के डैमेज होने से, या मिड ब्रेन के सब्सटेंसिया नाइग्रा के डैमेज होने से, बता रखा है। चलिएगा, तो बात करते हैं इनवॉलेंट्री रिदमिक एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इनवॉलेंट्री रिदमिक एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या कहेंगे डियर, ट्रिमर कहेंगे। ठीक है, तो ट्रेमर्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री, जिनका अपना उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, रिदमिक एक रिदम में आते हैं। ठीक है, और एबनॉर्मल तो होते ही हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो ट्रिमर्स क्या है, ट्रिमर्स है इनवॉलेंट्री रिदमिक एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, याद रखिएगा। तो ये तीन टर्म है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब दो टर्मिनोलॉजी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विचार, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। यस डियर, तो स्ट्रेन एंड स्प्रेन क्या होते हैं, तो स्ट्रेन क्या है डियर, याद रखिएगा, स्ट्रेन होता है डियर, यस, इंजरी, यस, स्ट्रेचिंग हो जाना जिसकी वजह से क्या हो जाएगी डियर, इंजरी। स्ट्रेचिंग की वजह से क्या हो जाएगी डियर, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से इंजरी टू टेंडन एंड मसल,
मसल में या टेंडन में इंजरी हो जाना क्या कहलाएगा डियर? स्ट्रेन कहलाता है। दूसरा पॉइंट, स्प्रेन क्या होता है डियर? स्प्रेन होता है यस स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग या इंजरी, या फिर इसको स्ट्रेचिंग की जगह अपन टीयरिंग भी बोल सकते हैं। टीयरिंग का मतलब चोट लगना, टीयरिंग, टीयरिंग, स्ट्रेचिंग और टीयरिंग यानी इंजरी टू, यस डियर, इंजरी टू लिगामेंट। लिगामेंट में इंजरी हो जाना क्या कहलाता है डियर? स्प्रेन कहलाता है। और टेंडन में, और टेंडन से जुड़ी होती है मसल, मसल में इंजरी हो जाए उसे क्या कहेंगे डियर? स्ट्रेन कहा जाएगा। बच्चों याद रखिएगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े इसके बारे में। देखिए ये एक जॉइंट ले लीजिए अपना, ये हो गया आपका एक जॉइंट। इस जॉइंट के अंदर बात करते हैं अपन, देखिएगा बोन को बोन से जोड़ने वाले फाइबर, बोन को बोन से जोड़ने वाले फाइबर क्या कहलाएंगे डियर? लिगामेंट, लिगामेंट कहलाएंगे। ठीक है डियर। अब इसी के अंदर देखिए, ये मान लीजिए ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे मसल, ये हो गई क्या डियर? मसल। यहाँ पर ये भी हो गई आपकी मसल्स। ठीक है। और मसल को मसल से जोड़ने वाले फाइबर, मसल को सॉरी बोन से जोड़ने वाले फाइबर, मसल को बोन से जोड़ने वाले फाइबर, ये क्या कहलाएंगे डियर? टेंडन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे डियर? टेंडन कहलाएंगे। अगर टेंडन में चोट लग गई, टेंडन में या फिर मसल, ये क्या है डियर? मसल, मसल। टेंडन या मसल के अंदर अगर इंजरी हो गई, टेंडन या मसल में अगर इंजरी हो गई तो उसे अपन क्या कहेंगे डियर? स्ट्रेन। जैसा कि नाम में भी देखो टी आ रहा है, तो टी से टेंडन आपको याद हो ही जाएगा, यस और नो। और टेंडन किससे कनेक्ट होता है डियर? टेंडन मसल को जोड़ता है बोन से, तो मसल में भी इंजरी हो जाए, टेंडन में भी इंजरी हो जाए, उसे कहेंगे स्ट्रेन। और लिगामेंट में अगर इंजरी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे डियर? उसे कहेंगे स्प्रेन। क्या कहेंगे डियर? स्प्रेन इसे कहा जाएगा। और हिंदी भाषा में इसे मोच कहा जाता है। क्या क्या बोलते हैं ना, मोच लग गई, मुल्ड लग गई, ऐसा कुछ मारवाड़ी भाषा में मुल्ड लगना बोलते हैं, मोच लगना बोलते हैं। तो जॉइंट्स के ऊपर लिगामेंट, टेंडन या मसल्स में चोट लगना स्ट्रेन एंड स्प्रेन कहलाता है डियर। तो पर्टिकुलरली अगर लिगामेंट डैमेज हो जाए जॉइंट पे तो उसे अपन क्या कहेंगे डियर? स्प्रेन कहेंगे। और पर्टिकुलरली टेंडन या मसल डैमेज हो जाए उसे क्या कहेंगे डियर? स्ट्रेन कहा जाएगा। अब इसका कारण क्या है डियर? स्ट्रेन और स्प्रेन का कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? तो जो भी अपनी रेंज ऑफ मोशन है उससे अगर ज्यादा एक्टिविटी कराई जाए, ओवर स्ट्रेचिंग कराई जाए, तो उसके कारण से स्ट्रेन और स्प्रेन आ सकते हैं। लाइक ये जॉइंट ले लीजिए, इस जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन क्या है? ये, यस और नो, मैक्सिमम इतनी। और इससे ज्यादा मोड़ दूं तो यहाँ पे इस जॉइंट के ऊपर क्या होगा? मेरे लिगामेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, यस और नो। या फिर बहुत ज्यादा रिपीटेटिव एक्सरसाइज करूं, उस टाइम पे क्या होगा? टेंडन और मसल्स डैमेज हो जाएगी। तो स्प्रेन का कारण क्या है डियर? स्प्रेन का कारण क्या है? स्प्रेन का कोज, स्प्रेन का कारण क्या है डियर? स्प्रेन का कारण है ओवर स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेन का कारण क्या है डियर? स्ट्रेन का कारण है रिपीटेटिव रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन बार बार में करें तो उस वजह से। और ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से क्या हो जाएगा डियर? स्प्रेन हो सकता है। लाइक कई बार देखा होगा, चलते चलते सीढ़ियों से पैर मुड़ गया, तो मुड़ने की वजह से हुआ क्या? एक्चुअल में मुड़ने से ओवर स्ट्रेचिंग हुई, और ओवर स्ट्रेचिंग होते हैं क्या हो गया डियर? ओवर स्ट्रेचिंग होते हैं वहां पे स्प्रेन हो गया, लिगामेंट्स वहां से ब्रेक हो गए। अब लिगामेंट ब्रेक हो गए, मान लीजिए ये लिगामेंट यहां से टूट गया, तो टूट गया तो ये जॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। क्या हो जाएगी डियर? स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, स्वेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे इसका, यस डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, याद आ गया, लिख लीजिएगा। ट्रीटमेंट क्या करते हैं डियर? प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? देखिएगा क्या ट्रीटमेंट इसके लिए अपन करेंगे। जब भी स्ट्रेन या स्प्रेन आता है तो वहां पे स्वेलिंग आएगी, तो स्वेलिंग आएगी तो वहां पे हॉट थेरेपी दोगे या कोल्ड थेरेपी दोगे? और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हीट कभी नहीं देना है। स्ट्रेन और स्प्रेन के केस में कभी भी हीट नहीं देना है बच्चों, याद रखिएगा। हमेशा कैसी थेरेपी देंगे? कोल्ड थेरेपी ही अपन देंगे। तो ऑलवेज स्ट्रेन या स्प्रेन होता है जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, तो हमेशा कैसी थेरेपी दोगे डियर? कोल्ड थेरेपी दोगे। क्या दोगे डियर? कोल्ड थेरेपी दी जाएगी। प्लस अपन क्या करेंगे डियर? एंटी इंफ्लामेटरी
इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे लाइक NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, जो कि इन्फ्लामेशन को क्या करेगी बच्चों, कम करने का काम करती है। तो याद रखिएगा हमेशा क्या देते हैं, कोल्ड थेरेपी देते हैं। हॉट थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लिख लीजिए शॉर्ट पूरा लाइन से, हॉट थेरेपी या हीट थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन स्ट्रेन एंड स्प्रेन। लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिए, हीट थेरेपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन स्ट्रेन एंड स्प्रेन। यस बच्चों, 2 बार बोल दिया, लिख लेना अभी तो, ठीक है। कोल्ड थेरेपी अपन यहाँ पे देंगे, ठीक है, चलिएगा। तो स्ट्रेन स्प्रेन आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो 3 टर्म समझाई थी, स्पाज्म, क्रैम्प और ट्रिमर। स्पाज्म का मतलब एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, क्रैम्प का मतलब पेनफुल एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रिमर का मतलब इनवॉलेंटरी रिदमिक एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रिमर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, 2 टर्म है, फिब्रिलेशन एंड फेसिकुलेशन। ये क्या है समझिएगा। तो फिब्रिलेशन का मतलब होता है डियर, फिब्रिलेशन का मतलब होता है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है डियर, अचानक, अचानक से होने लग जाए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंटरी मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिंगल मसल फाइबर। सिंगल मसल फाइबर का स्पॉन्टेनियस अचानक से इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होना क्या कहलाएगा डियर, फिब्रिलेशन कहलाता है। लाइक आपने सुना होगा, हार्ट के केस में भी सुना होगा फिब्रिलेशन, है ना, वही टर्म। फेसिकुलेशन का मतलब होता है डियर अगेन यही, स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जिस पे अपना कंट्रोल, वॉलेंटरी का मतलब होता है अपना कंट्रोल हो, और इनवॉलेंटरी का मतलब अपना कंट्रोल नहीं होना। जैसे मैं इस हाथ को ऊपर करूं तो ये मेरा वॉलेंटरी कंट्रोल है, लेकिन हाथ अपने आप ही ऊपर हो जाए तो वो इनवॉलेंटरी है, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी में इनवॉलेंटरी हो रही होती है, लाइक हार्ट अपने आप पंप कर रहा है, आप चाहते थोड़ी हो कि वो पंप अब करे अब ना करे, ऐसा आपका कंट्रोल में नहीं है। तो जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है दैट इज इनवॉलेंटरी, और जो कंट्रोल में होता है वो वॉलेंटरी होता है, ठीक है डियर। तो स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंप्लीट मसल का अगर इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसे फेसिकुलेशन कहेंगे बच्चों, और अगर एक मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसे अपन कहेंगे फिब्रिलेशन। लाइक मैं आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, जैसे कोई भी बोन से, देखिए किसी भी बोन से ये मान लीजिए मसल जुड़ी हुई है, ये क्या जुड़ी हुई है, मसल फाइबर जुड़ी है। तो इस मसल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं डियर, मसल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, मसल फाइबर। तो एक सिंगल मसल फाइबर में अगर स्पॉन्टेनियस अचानक से इनवॉलेंटरी मूवमेंट होने लग जाए एक सिंगल फाइबर में, तो उसे अपन फिब्रिलेशन कहते हैं। और पूरी मसल में ही अगर, पूरी मसल के अंदर ही अगर ऐसा होने लग जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे डियर, उसे कहेंगे अपन फेसिकुलेशन। लाइक साधारण भाषा में अपन बोलते हैं, लाइक आंख की मसल्स में समटाइम्स होता है, बोलते हैं ना आंख फड़कना, कुछ भी बोलते हो आपकी लोकल भाषा में, तो आंखों में कई बार ऐसा होता है, लिप्स पे कई बार ऐसा होता है। तो जो स्मॉल मसल्स होती है ना, उसमें होता है फिब्रिलेशन एंड फेसिकुलेशन, ठीक है डियर, याद रखिएगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, मायल्जिया, मायोमा एंड मायोसार्कोमा। तो मायल्जिया, एल्गिया का मतलब होता है डियर पेन, दर्द, ठीक है, और माय मतलब होता है मसल, तो यहां पे क्या होगा डियर, पेन इन मसल्स में पेन हो, दर्द हो, उसे अपन क्या कहेंगे डियर, मायल्जिया कहा जाएगा। दूसरा मायोमा का मतलब देखो, ओमा का मतलब होता है डियर बिनाइन ट्यूमर, और मायो मतलब मसल, तो यहां पे क्या होगा डियर, बिनाइन ट्यूमर ऑफ मसल। अगर आपने ऑन्कोलॉजी का लेक्चर देख लिए हैं तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है डियर। और चूंकि मसल्स एक कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स और बोन्स एक क्या है डियर, कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को अपन क्या बोलते हैं डियर, सार्कोमा कहते हैं। यानी कैंसर या फिर मैलिग्नेंसी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
इसका भी एक अपवाद है डियर, जैसे ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ब्लड के कैंसर को सार्कोमा नहीं करेंगे, कहेंगे वो इसका अपवाद है, ठीक है, याद रखिएगा। और मायो मतलब होता है मसल, तो ये क्या हो जाएगा डियर, यस मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ मसल। मसल के मैलिग्नेंट कैंसर को अपन क्या कहेंगे डियर, मायोसार्कोमा कहेंगे। तो केवल ओमा आता है, मतलब ओमा मतलब मैंने बताया था, ओमा सफिक्स आता है मतलब बिनाइन कैंसर, और सार्कोमा आता है मतलब यस कैसा कैंसर है डियर, मैलिग्नेंट कैंसर है कनेक्टिव टिश्यू का। और कनेक्टिव टिश्यू तो होती है कौन, मसल्स, यस और नो, तो उसे अपन कहेंगे मायोसार्कोमा। ऐसे ही बोन वाले पार्ट में अपन बताएंगे, जैसे बोन के कैंसर को अपन क्या कहेंगे डियर, ओस्टियोमा। बोन के कैंसर को क्या कहेंगे, ओस्टियोमा। और बोन के मैलिग्नेंट कैंसर को क्या कहेंगे डियर, ओस्टियोसार्कोमा। तो चलिए यही लिख लेते हैं अपन। तो ओस्टियोमा क्या होगा, ओस्टियोमा, ओस्टियोमा का मतलब क्या होगा डियर, बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन्स। और बोन्स के कैंसर को अपन क्या कहेंगे डियर, बोन्स के कैंसर को क्या कहेंगे, ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा मतलब क्या हो जाएगा डियर, मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ बोन। ओके डियर, ठीक है। इसके अलावा दो टर्मिनोलॉजी में और पढ़ा चुका हूं आपको, दो चीजें क्या है, एक अपन बोलेंगे जैसे लियोमायोमा, यस डियर, लियो का मतलब होता है स्मूथ मसल, तो लियोमायोमा मतलब ये क्या हो जाएगा डियर, मायोमा मतलब बिनाइन ट्यूमर ऑफ मसल, तो लियो का मतलब हो जाएगा डियर, लियो का मतलब देखिए दो टर्म बता देता हूं आपको, लियो का मतलब होता है स्मूथ मसल, लियो, मायो का मतलब होता है स्मूथ मसल। और दूसरा डियर रेब्डो मायो का मतलब होता है, रेब्डो मायो का मतलब होता है डियर स्केलेटल मसल। तो आगे पढ़ेंगे अपन, स्केलेटल मसल ऐसी मसल्स होती है जो कि बोन से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, और स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती है जो कि बोन से नहीं जुड़ती है और इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन करती है। आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए स्मूथ मसल्स का अगर बिनाइन ट्यूमर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, लियोमायोमा, और स्मूथ मसल्स का अगर कैंसर हो जाए तो उसे कहेंगे लियोमायोसार्कोमा। आई बात समझ में। ऐसे ही स्केलेटल मसल्स का बिनाइन ट्यूमर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे डियर, रेब्डोमायोमा, और बिनाइन स्केलेटल मसल्स का कैंसर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, रेब्डोमायोसार्कोमा। आ गई बात समझ में। तो ये टर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे ऑन्कोलॉजी में मैं डिटेल से आपको लिखवा रखा है। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है डियर। तो कॉन्ट्रैक्चर का मतलब क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्चर मींस परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ टेंडन और मसल या टेंडन की परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाए, छोटे हो जाए, तो उसकी वजह से, यस डियर, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल शेप ऑफ रिलेटेड पार्ट का शेप एबनॉर्मल हो जाना, किसकी वजह से डियर, परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ टेंडन एंड मसल। क्वेश्चन पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट। ओके डियर, तो परमानेंट शॉर्टनिंग हो गई मसल्स की या टेंडन्स की, जिसकी वजह से वो शेप क्या हो गया डियर, एबनॉर्मल हो गया, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखिए ये सभी के सभी हैंड्स के अंदर दिखा रहे हैं। इसका मतलब मोस्ट कॉमन जो कॉन्ट्रैक्चर होते हैं वो कहां होते हैं डियर, रिस्ट मसल्स में होते हैं। कहां होते हैं, रिस्ट फोर आर्म फ्लेक्सर मसल्स में होते हैं। तो ये भी पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। क्वेश्चन पॉइंट, यस डियर, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रैक्चर occurs in forearm flexor muscle, जो कि कहां पाई जाती है, रिस्ट पे।
कहाँ पाई जाती है? रिस्ट के ऊपर पाई जाती है। तो फोर आर्म फ्लेक्सर मसल्स में अगर मान लीजिए मसल्स की परमानेंट शॉर्टनिंग होगी तो हाथ कैसे हो जाएगा? इस तरीके से, या पीछे की तरफ में हो जाएगा। समझ आए? पीछे की मसल छोटी हो गई तो पीछे हाथ हो जाएगा, आगे की मसल छोटी हुई तो आगे की हाथ तरफ हाथ हो जाएगा। अरे बात समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये बोन्स हो गई, बोन्स किन से जुड़ी हुई है? मसल से, टेंडन के थ्रू जुड़ी हुई है। अब मान लो ये टेंडन आगे वाली मसल और टेंडन क्या हो गए? छोटे। अब ये छोटे होंगे तो बोन हाथ ऐसे हो जाएगा, यस और नो। और पीछे वाली अगर मसल शॉर्ट हो गई तो हाथ ऐसे हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो फोर आर्म फ्लेक्सर मसल्स में यस डियर परमानेंट शॉर्टनिंग होने की वजह से ही क्या होगा डियर? कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी हो जाएगी बच्चों, याद रखिएगा। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रही है हाथों के अंदर, तो ये सभी एक तरीके की कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी का एग्जांपल है। और मोस्टली जो हाथों में कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी होती है उसे अपन बोलते हैं डियर वॉक्समैन कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है डियर ये क्वेश्चन। वॉकमैन्स कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी कहाँ होती है? तो वो ये होती है फोर आर्म फ्लेक्सर मसल्स में। फ्लेक्सर का मतलब होता है हाथों को फ्लेक्शन करने वाली, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने वाली मसल्स में डिफॉर्मिटी हो जाना बच्चों। तो परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ टेंडन एंड मसल इज नोन एज कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी। और मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी कहाँ होती है? फोर आर्म फ्लेक्सर के अंदर होती है, जिसे अपन वॉकमैन डिफॉर्मिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें चील के पंजे की तरह क्लो जो चील का पंजा होता है उसे CLAW कहा जाता है। क्या कहते हैं डियर? इसे कहेंगे क्लो, CLAW, क्लो लाइक डिफॉर्मिटी। चील का या बाज का जो पंजा होता है, ठीक है, पैरों का पंजा होता है, उसकी तरह हाथ यहाँ पे एबनॉर्मल शेप जो हाथों की हो जाती है। ऐसे आपने देखे होंगे काफी बार। इस तरीके की डिफॉर्मिटी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी कहेंगे। और मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी कौन सी है? वॉकमैन डिफॉर्मिटी या फिर फोरआर्म फ्लेक्सर मसल्स की डिफॉर्मिटी, जो कि रिस्ट के ऊपर पाई जाती है बच्चों, ठीक है। तो जिसमें एबनॉर्मल शेप हो जाता है, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी। यस, याद रहेगा। देन नेक्स्ट बात करेंगे डियर, नेक्स्ट आता है अपने पास में एक और कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी विच इज नोन एज फुट ड्रॉप। क्या कहेंगे बच्चों? फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप से रिलेटेड दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काफी बार एग्जाम में आते हैं डियर। तो फुट ड्रॉप किसे कहेंगे डियर? इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रेक्चर। इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रेक्चर और नर्व डैमेज। यस, या तो नर्व डैमेज होने की वजह से या फिर कॉन्ट्रेक्चर होने की वजह से फुट ड्रॉप होता है। फुट मतलब पांव, और पांव देख रहे होंगे आप। पैर जो है नॉर्मली पैर कैसा होना चाहिए? नॉर्मली पैर अपना ऐसे होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे उंगलियां हो गई, ये अपना पैर होना चाहिए, लेकिन पैर कहाँ हो गया? ड्रॉप हो गया, पैर नीचे की तरफ में गिर रहा है, जबकि पैर नॉर्मल ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है डियर? क्योंकि नर्व यहाँ पे डैमेज हो जाती है, याद रखिएगा। तो फुट ड्रॉप भी एक तरीके का कॉन्ट्रेक्चर डिफॉर्मिटी है, नर्व डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है बच्चों। अब बात करें दो क्वेश्चन, कौन सी नर्व डैमेज होने से फुट ड्रॉप होता है? तो यस डियर, विच नर्व और मसल डैमेज अकर्स इन फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप में कौन सी नर्व या कौन सी मसल डैमेज होती है डियर? तो याद रखिएगा, नर्व तो डैमेज होती है पेरोनियल नर्व, और मसल डैमेज होती है डियर, इट इज ऑल्सो नोन एज पेरोनियल मसल विच इज पार्ट ऑफ काफ मसल। काफ मसल की एक और मेन मसल होती है विच इज गैस्ट्रोक्नीमियक मसल, और एक और होती है डियर पेरोनियल मसल। तो पेरोनियल मसल या पेरोनियल नर्व डैमेज होने से जो है डियर क्या होता है? फुट ड्रॉप हो जाता है। और फुट ड्रॉप हो जाए तो वहां पे क्या पहनाते हैं डियर? फुट ड्रॉप स्प्लिंट पहनाते हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए आपके सामने कि ये इमेज किस चीज की है, क्या पहना रखा है इसे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज फुट ड्रॉप स्प्लिंट, दिस इज फुट ड्रॉप स्प्लिंट। फुट ड्रॉप स्प्लिंट पहना दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यस डियर, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करना है
तो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फुट ड्रॉप एक कॉन्ट्रेक्चर है और कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट करना है तो यहाँ पे क्या करना है डियर, यस डेली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराना है, यानी जॉइंट्स की जितनी रेंज है, जैसे ये जॉइंट है तो ये जॉइंट को अपन क्या करेंगे डियर, इस जॉइंट को बस ऐसे और ऐसे, इससे ज्यादा नहीं स्ट्रेच करना, बस ये वाली एक्सरसाइज करवाएंगे। ऐसे हैंड्स में ये एक्सरसाइज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ऐसे पैरों के अंदर भी, मान लीजिए ये पैर है तो पैरों के अंदर भी क्या होगा डियर, पैरों में भी क्या करेंगे, पैर को इस तरीके से डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन एवर्जन, इनवर्जन एवर्जन, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज अपन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज अपन यहाँ पे करवाएंगे, प्लस क्या करेंगे डियर, प्लस क्या करेंगे, फुट रेस्ट बॉक्स जो है, जो पेशेंट हॉस्पिटल रिडन है उनको फुट रेस्ट बॉक्स जो है दिया जाएगा ताकि वहां पे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं हो सके बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज अपन पेशेंट को करवाएंगे ताकि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ही नहीं होगा, ओके डियर। लेकिन डेवलप हो जाता है उसके बाद में एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फुट ड्रॉप स्प्लिंट वहां पे बांध देंगे, ठीक है। अलग अलग शेप के आते हैं फुट ड्रॉप स्प्लिंट, तो वो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन एक ही आता है, कौन सी नर्व डैमेज होती है डियर, पेरोनियल नर्व डैमेज होती है और पेरोनियल मसल डैमेज होती है, जो कि काफ मसल का एक पार्ट होता है। और काफ मसल्स में दो ग्रुप ऑफ मसल्स आती है, कौन सी, गैस्ट्रोनीमियस और दूसरी पेरोनियल, और काफ मसल्स को अपन सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ओके। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं डियर, अगली टर्मिनोलॉजी है अपनी मसल टोन। तो मसल टोन क्या होती है डियर, तो मसल टोन का मतलब होता है यस कंटिन्यूअस पार्शियल contraction of muscles to maintain body posture and to hold body parts। देखिएगा मसल टोन का मतलब क्या होता है, मसल टोन का मतलब होता है जब आप रेस्ट की कंडीशन में होते हो, एट रेस्ट भी होते हो, उस टाइम पे भी मसल्स में कंटिन्यूअस लगातार एक थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन वहां पे प्रेजेंट होता है। यस डियर, कंटिन्यूअस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एट रेस्ट। रेस्ट के टाइम पे ऐसा नहीं कि मसल रिलैक्स होती है, मसल में फिर भी एक कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है, जिसको कंट्रोल कौन करता है डियर, ब्रेन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है बच्चों। तो कंटिन्यूअस पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जो कि मसल्स में हमेशा बना रहता है, मसल्स कभी भी रिलैक्स नहीं होती है, एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में हमेशा प्रेजेंट होता है, जिससे आपकी बॉडी पोस्चर बनी रहे और आपकी बॉडी पार्ट्स होल्ड रहे। लाइक अभी मैं खड़ा हूं तो क्यों खड़ा हूं, बिकॉज ऑफ मसल टोन। अगर मसल टोन नहीं होगी तो मेरी नेक गिर जाएगी, मैं खुद भी नीचे गिर जाऊंगा, समझ में आया। तो उसे अपन एटोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, एटोनिया कहेंगे। एटोनिया का मींस मसल टोन एब्सेंट और पर्सन अचानक से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर मसल्स स्टिफ हो जाए बच्चों, मसल्स अकड़ जाए, शरीर अकड़ जाए, तो उसे हाइपरटोनिसिटी कहेंगे। और अगर मसल पूरा फ्लैसिड होके गिर जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे डियर, हाइपोटोनिसिटी कहेंगे या हाइपोटोनिया कहेंगे। तो दो टर्म यहाँ पे आ गई, हाइपरटोनिया और हाइपोटोनिया। तो वो समझाता हूं। तो पहली बात, मसल टोन का मतलब लगातार पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में बना रहता है एट रेस्ट भी, जो कि मेंटेन करता है बॉडी की पोस्चर को और बॉडी पार्ट्स को होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है डियर। अब मैं बोलूं कि मसल टोन अगर कम हो जाए तो हाइपो और ज्यादा हो जाए तो हाइपरटोनिया। तो दो टर्म अपन समझेंगे डियर। फर्स्ट बात करते हैं हाइपरटोनिसिटी या हाइपरटोनिया, दूसरा डियर हाइपोटोनिसिटी। हाइपोटोनिक भी बोलते हैं और हाइपरटोनिक भी कहेंगे। तो हाइपरटोनिया का मतलब होता है डियर, यस स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी ऑफ मसल्स
मसल्स में स्पाज्म आ जाए, स्पाज्म आ जाए, स्पाज्म का मतलब क्या बताया था डियर, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, स्पास्टिसिटी आ जाए या रिजिडिटी आ जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, हाइपरटोनिया कहा जाएगा। और हाइपोटोनिया का मतलब क्या होता है डियर, फ्लैसिडिटी और फ्लैसिडनेस, फ्लैसिडनेस ऑफ मसल, हिंदी में बोलते हैं शिथिल मसल, मसल्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और पर्सन गिर जाए अचानक से, दैट इज फ्लैसिडिटी और फ्लैसिडनेस ऑफ मसल। और याद करिए मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको नर्वस सिस्टम के अंदर, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था अपर मोटर न्यूरॉन यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन में अगर डैमेज होगा तो स्पास्टिसिटी आएगी, और लोअर मोटर न्यूरॉन यानी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अगर डैमेज होगा तो पर्सन में क्या होगी डियर, हाइपोटोनिसिटी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यस डियर। तो ये लिख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिएगा, स्पास्टिसिटी कब होती है डियर, यस, ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, यस डियर। तो इसको अपन UMNL भी बोलते हैं, NL, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी कहते हैं। लाइक कहां पे डियर, यस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन। लाइक ब्रेन के अंदर मान लीजिए हो जाए मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाए, क्या हो जाए डियर, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यस डियर। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे स्पास्टिसिटी आती है, मैंने बताया भी था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइन भी होता है स्पास्टिक मसल वीकनेस वहां पे होती है। जबकि हाइपोटोनिसिटी या फ्लैसिडनेस कब आती है डियर, ड्यू टू लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है, लीजन का मतलब होता है घाव होना, चोट होना, ठीक है। इसे अपन क्या कहेंगे डियर, LMNL, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। फॉर एग्जांपल क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इनके अगर डिसऑर्डर हो जाए तो उसमें कैसी वीकनेस आएगी डियर, फ्लैसिड वीकनेस आती है। लाइक एक एग्जांपल, एक डिजीज पढ़ाई थी मैंने आपको, GBS, गुलियन बार सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर था डियर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का था, यस और नो। जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसका था, CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन डैमेज होते थे। इसमें किसके हो रहे हैं डियर, GBS में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन डैमेज होते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा आपको रिवीजन हुआ होगा। तो अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिसिटी, हाइपरटोनिसिटी होगी, और हाइपोटोनिसिटी किसमें होगी डियर, फ्लैसिडनेस किसमें होगी, यस, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर। और लोअर मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है डियर क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और NMJ। और अपर मोटर न्यूरॉन मतलब टॉप न्यूरॉन, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और लोअर मतलब इनके बाद। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ब्रेन से निकलती है क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है आपकी स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व जाके जुड़ती है मसल से, तो वहां पे बनेगा एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इनके डिसऑर्डर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वहां पे जो वीकनेस आएगी वो फ्लैसिड वीकनेस आएगी। लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस में कैसी आएगी डियर, तो माइस्थेनिया ग्रेविस किसका डिसऑर्डर था डियर, NMJ का। लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस किसका डिसऑर्डर था डियर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर था, जिसमें NMJ के ऊपर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, वहां पे डैमेज हो जाते हैं। बच्चों याद है कि नहीं है, एंड्रोफोनियम टेस्ट करते थे इसके लिए, यस और नो, तो पढ़ लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस का फर्स्ट साइन होता है टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, यस, बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं बच्चों, तो पढ़ना, नर्वस सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, तो ये अपन ने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी, किससे रिलेटेड डियर, मसल टोन से रिलेटेड। तो मसल टोन क्या है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एट रेस्ट, मेंटेन बॉडी पोस्चर टू होल्ड बॉडी पार्ट्स, ओके। और यहां से रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ी, विच आर हाइपरटोनिसिटी एंड हाइपो
टोनिसिटी, ठीक है। हाइपरटोनिसिटी का मतलब क्या होगा डियर, मसल्स के अंदर स्पाज्म आना, मसल्स के अंदर रिजिडिटी आना, और इसका कारण क्या होता है बच्चों, अपर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होना, लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। और इधर वाले पार्ट की बात करें तो क्या हो गया डियर, हाइपोटोनिसिटी। हाइपोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपोटोनिसिटी का मतलब फ्लैसिडिटी और फ्लैसिडनेस ऑफ मसल्स, और ये किसकी वजह से होगा डियर, लोअर मोटर न्यूरॉन लाइक क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर लाइक जीबीएस, गुलियन बार सिंड्रोम और माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट दो टर्म और अपने पास में, दीज आर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दो प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों। पहला देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम, और टोनिक सेम मतलब सिमिलर, और टोनिक का मतलब मसल टोन। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जिसके अंदर क्या होगा डियर, यस क्या होगा, फिक्स मसल टोन। मसल टोन तो क्या रहेगी डियर, फिक्स रहेगी, बट क्या होगा, मसल्स का साइज कम ज्यादा होगा, बट मसल साइज एंड शेप नहीं लिखे, मसल साइज जो है क्या होगा डियर, चेंज होगा, मसल साइज चेंजेस, मसल साइज क्या होगा डियर, चेंजेस होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल की टोन तो फिक्स रहेगी लेकिन मसल का साइज क्या होगा डियर, चेंज होगा। जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये अपनी कौन सी मसल है डियर, बाइसेप्स, तो मैं अगर हाथों को इस तरीके से करूं, इस तरीके से, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोन तो सेम है, लेकिन जब मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं तो इसका साइज कम, और हाथ ऐसे कर रहा हूं तो साइज बड़ा, साइज कम साइज बड़ा, इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो ये कहलाएगा डियर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे डियर, एग्जांपल हो जाएंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन तो ये हो गया, और फ्लेक्शन मतलब एंगल कम करना, और एक्सटेंशन मतलब एंगल बढ़ाना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इस मसल्स में, पर्टिकुलर इस मसल की बात कर रहा हूं, तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन है डियर, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो टोन तो सेम है बट साइज इनकी सेम नहीं है। दूसरे क्या होंगे डियर, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब साइज, तो इसमें क्या होगा डियर, फिक्स साइज ऑफ मसल बट टोन चेंजेस। मसल टोन क्या होगी डियर, चेंज होगी, किसके अंदर डियर, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। साइज देखिए, साइज फिक्स रहेगी मसल की, आइसोमेट्रिक मतलब साइज सेम रहेगी, ठीक है। लाइक अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे टोन कब बढ़ेगी, देखिए मान लीजिए आपके सामने कुछ बॉक्स पड़ा और उस बॉक्स को आप धक्का दो, बॉक्स को आप धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो या उस बॉक्स को खींच रहे हो, तो जब धक्का दे रहे हो तो मसल की साइज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतनी साइज रहेगी, लेकिन यहाँ पे जोर आएगा, यहाँ पे टोन बढ़ेगी। यानी एग्जांपल क्या हो जाएंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के, याद रखना क्वेश्चन आते हैं यहां से भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, पूछ लिया आपसे। और एक ऑप्शन आपको क्या मिलेगा डियर, यस पुल, पुल करना, पुश करना और होल्ड करना, किसी चीज को होल्ड करना, ये चीजें क्या होगी डियर, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आएगी। जबकि फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस में आएगी डियर, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में आएगी। आप सोच सकते हो, आइसोटोनिक नाम से पता पड़ रहा है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। आइसो मतलब सेम, टोन सेम रहे, तो टोन सेम कब रहेगी डियर, जैसे अपन हाथों को इस तरीके से करें ऐसे, तो टोन तो हाथों की सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, साइज घट रहा और बढ़ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और आइसोमेट्रिक, आइसोमीटर, मीटर किसका मात्रक होता है डियर, साइज का, दूरी नापते हैं ना मीटर से अपन, तो यहाँ पे साइज सेम रहेगी। तो साइज सेम कब रहेगी मसल की, लाइक जब धक्का लगा रहे हो तो उस टाइम साइज तो सेम है, लेकिन धक्का लगाने से क्या होगा, धक्का लगाने से क्या होगा, आपके टोन यहाँ पे बढ़ेगी, तो क्योंकि फोर्स लगा रहे हो आप तो टोन यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल हो गए पुल करना, पुश करना और होल्ड करना। पुल करने का मतलब क्या होता है डियर, खींचना, और पुश करना मतलब धक्का लगाना, और होल्ड करना मतलब कोई मान लो 5 किलो का बाट उठा लिया आपने, या डंबल उठा लिया, जैसे जिम में 5 किलो का डंबल ऐसे उठाया, जिम में आपने 5 किलो का डंबल इस तरीके से पकड़ रखा, तो यहाँ पे टोन बढ़ेगी, साइज
चेंज नहीं होगी डियर, ठीक है, याद रखिएगा। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं डियर, इनको भी अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। यस, ये भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रिक, और दूसरा होगा डियर एसेंट्रिक। एसेंट्रिक तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब हाथ फ्लेक्शन होना, और एक्सेंट्रिक मतलब हाथ एक्सटेंशन होना। तो एक्सेंट्रिक का मतलब होता है एक्सटेंशन, और कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है डियर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन को सेंटर की तरफ आना और सेंटर से दूर जाना, तो ये हो गया एक्सेंट्रिक और कोसेंट्रिक। अब देखिए इमेज दिखाता हूं आपको, तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे तीन इमेज आपको दिखाई दे रही है। पहली इमेज में पर्सन ने होल्ड कर रखा ऑब्जेक्ट को, तो होल्ड करने पे यहां पे क्या होगी डियर, साइज सेम बट टोन इंक्रीज। टोन क्या होगी डियर, इंक्रीज होगी। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या कहेंगे डियर, इसको कहेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि साइज सेम है मसल की, लेकिन टोन इंक्रीज हो रही है, तो आइसोमेट्रिक। साइज सेम है तो आइसोमेट्रिक कहेंगे। और इनमें देखिए, इसमें डंबल को आप इस तरह ला रहे हो तो कॉन्सेंट्रिक, और दूर लेके जा रहे हो हाथ को तो इसे एक्सेंट्रिक कहेंगे। दोनों के दोनों एक ही टाइप है, लेकिन दोनों के दोनों में क्या हो रहा है डियर, दोनों के दोनों के अंदर देखिए, जब डंबल पास आ रहा है या दूर जा रहा है तो साइज कम या ज्यादा हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा डियर, टोन तो सेम होगी, टोन सेम बट साइज नॉट सेम। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इन दोनों को अपन क्या कहेंगे डियर, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सॉरी, टोन सेम है ना, तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा, इजंट इट। याद रखिएगा, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन इसे अपन कह देंगे बच्चों, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपन ने आज पढ़ी है, और भी अपन आगे पढ़ते रहेंगे। आगे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डियर टर्मिनोलॉजी के बाद में मसल्स। तो मसल्स क्या होती है, कितनी होती है, मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक अपन पढ़ेंगे। तो मसल्स क्या है डियर, सबसे पहले बात करें तो मसल्स का फॉर्मेशन किससे होता है डियर, फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म से बनती है, या फिर मिजेनकाइमल सेल से बनती है। मिजेनकाइमल सेल, मिजेनकाइमा से या मिजेनकाइमल सेल से बनती है। कब बनती है डियर, एट थर्ड वीक, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 20वें दिन के ऊपर बनती है मीजोडर्म से। बस इसका एक अपवाद है, एक्सेप्ट आइरिस एंड एरेक्टर पिलाई मसल। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यस डियर, टोटल मसल्स कितनी पाई जाती है, तो टोटल अप्रोक्स 639 मसल्स जो है ह्यूमन स्केलेटन में प्रेजेंट होती है बच्चों, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है 639 के अप्रोक्स मसल। इसके अलावा डियर मसल जो है, यस, मसल फॉर्म्स 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। एक हेल्दी पर्सन में टोटल बॉडी वेट का 40% मसल्स होती है। हेल्दी बोला मैंने, मोटे पर्सन का नहीं बोला। अगर ओबेज पर्सन तो वहां फैट डिपोजिशन होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। हेल्दी पर्सन उसे कहेंगे जिसका बीएमआई किस रेंज में आता है डियर, 19 से लेके 24 के बीच में आता है, उसे नॉर्मल हेल्दी पर्सन कहते हैं। और उस पर्सन का 40% जो है टोटल बॉडी मास किससे बना होता है डियर, मसल्स के द्वारा बनता है, ठीक है। और सेम बॉडी के अंदर जैसा अपन ने पढ़ा था, तो लगभग 70% जो है ये मसल्स पानी से बनती है, बाकी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनती है, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, वो सब चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या करेक्टर होते हैं, और यहां से कैसा क्वेश्चन आता है वो भी बताऊंगा। तो देखिए मसल्स की टोटल जो है डियर 6 करेक्टर्स होते हैं मसल्स के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला करेक्टर होता है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई के खिलाफ
रिस्पोंड करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं डियर? एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। लाइक एग्जांपल अपन बात करते हैं, कोई भी इंपल्स आया, मान लीजिए आपके हाथ में पिन चुभाया, तो पिन चुभाते नर्वस सिस्टम से पूरा का इंपल्स आया इस मसल को, और ये मसल एक्साइट हुई और एक्साइट होकर के रिस्पॉन्ड किया, दैट इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। तो मसल्स का पहला कैरेक्टर क्या हो गया बच्चों? एक्साइटेबिलिटी हो गया। कैसा क्वेश्चन आता है यहां से लास्ट में क्वेश्चन सेशन में कराऊंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे अपन इस टॉपिक से। एक्साइटेबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के खिलाफ रिस्पॉन्ड करना करेक्टर होता है मसल्स का। दूसरा कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी का मतलब होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, रिलैक्स हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा डियर? एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मसल को, जैसे ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन और ये हुआ रिलैक्शन, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है बच्चों। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंड होना, मतलब मसल स्ट्रेच भी हो सकती है, खिंच भी सकती है, यस और नो, बट विदाउट डैमेज, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा? एबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच, एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट डैमेज, ये भी मसल्स की खासियत होती है। मसल्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं ना, लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, जैसे हाथों को इस तरीके से करना, इस तरीके से करना, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में होती है। या सुनो, बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपन करते हैं, तो वो एक्सटेंसिबिलिटी कहलाएगी। अगला इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी देखा होगा, रबर को आप खींचो वापिस अपनी जगह आ जाए, मतलब मसल स्ट्रेच होने के बाद वापिस अपनी जगह पे पोजीशन में आ जाए, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। इसका मतलब डियर, यस, एबिलिटी टू रिटर्न इन ओरिजिनल पोजीशन और शेप, खींचने के बाद में ओरिजिनल शेप में आने की कैपेसिटी को अपन क्या कहेंगे डियर? इलास्टिसिटी कहते हैं बच्चों। अगला ऑटोरिदमिसिटी, ऑटोरिदमिसिटी, ऑटोरिदमी का मतलब होता है डियर, ऑटो मतलब खुद, खुद इंपल्स जनरेट कर सके, तो इसका मतलब होगा एबिलिटी टू जनरेट इंपल्स, खुद इंपल्स जनरेट कर सके। तो ये कौन सी मसल होती है डियर? कार्डियक मसल। ये करेक्टर किस में होता है डियर? कार्डियक मसल में होता है। और एंड, और की जगह क्या लिखेंगे डियर? एंड स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। देखिएगा बच्चों, मसल्स अपन पढ़ेंगे अभी अभी आगे, 3 प्रकार की होती है। स्केलेटल मसल जो कि बोन से जुड़ी होती है, स्मूथ मसल जो कि इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और कार्डियक मसल जो कि हार्ट होता है। तो जो ये वाला करेक्टर है ऑटोरिदमिसिटी, वो किसमें नहीं पाया जाता है डियर? स्केलेटल मसल के अंदर पाया नहीं जाता। ऑटोरिदमिसिटी केवल कार्डियक मसल में और स्मूथ मसल में। देखिए, कार्डियक मसल अपनी रिदम खुद ही तो शुरू करती है, ऐसे नोड, यस और नो, तो ऐसे नोड इंपल्स शुरू कर लेता है अपने आप ही, तो इसे अपन कहते हैं ऑटोरिदमिसिटी। और स्मूथ मसल्स लाइक जीआई सिस्टम की स्मूथ मसल्स है, वो भी खुद ही इंपल्स जनरेट कर सकती है बच्चों, याद रखिएगा। इसलिए ये फंक्शन किस में नहीं पाया जाता है? स्केलेटल मसल में ऑटोरिदमिसिटी नहीं पाई जाती है। सबसे लास्ट में कंडक्टिविटी, मसल्स जो है इंपल्स को आगे कंडक्ट कर सकते हैं, यानी एबिलिटी टू ट्रांसमिट इंपल्स, इंपल्स को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी को अपन क्या कहेंगे डियर? कंडक्टिविटी कहा जाएगा। तो दीज 6 आर कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। बट यहां से क्वेश्चन क्या आएगा डियर? क्वेश्चन आ सकता है, लाइक पूछ सकते हैं कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? इनमें से 4 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? एक्साइटेबिलिटी। पूछ लिया एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट डैमेज क्या कहलाएगा? ये 4 ऑप्शन आ गए, क्या कहोगे? उसे एक्सटेंसिबिलिटी कहोगे। या फिर पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा करेक्टर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल में नहीं पाई जाती है? तो वो क्या बोलोगे डियर? ऑटोरिदमिसिटी। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी कहानी का सार है। तो आप नीचे लिख लेना, मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, विच कैरेक्टर या फिर प्रॉपर्टी नॉट फाउंड
इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है? तो वो है डियर ऑटो रिदमिसिटी। ये केवल किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है कार्डियक और स्मूथ मसल में ही पाई जाती है। बाकी सभी कैरेक्टर हर मसल के अंदर पाए जाएंगे, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे स्मूथ हो, चाहे यस स्केलेटल मसल हो। ठीक है डियर, याद रखना। एक क्वेश्चन पॉइंट ये बन गया, और इसके अलावा डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे आते हैं। लास्ट में एक दो क्वेश्चन भी अपन इससे रिलेटेड करेंगे, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दैट इज टाइप ऑफ मसल्स। तो मसल्स कितने प्रकार की होती है? तो अभी भी मैंने बताया मसल्स 3 प्रकार की होती है। मसल्स कितने प्रकार की होती है डियर? 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, सेकेंड वन इज स्मूथ मसल, एंड थर्ड वन इज डियर कार्डियक मसल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो स्केलेटल मसल्स कैसी होती है डियर? इनके कॉन्ट्रैक्शन कैसे होंगे? वॉलेंट्री होंगे, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। इनके कॉन्ट्रैक्शन कैसे होंगे बच्चों? वॉलेंट्री होंगे। यानी ऐसी मसल जो कि बोन से जुड़ी हुई है, तो उनके जैसे बोन से जुड़ी हुई सारी हाथ की मसल्स हो गई, इनको मैं चाहूं तो हाथ उठाऊं, नहीं चाहूं तो नहीं उठाऊं, यानी वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो गए। जबकि स्मूथ मसल्स लाइक आपकी जीआई सिस्टम की मसल्स होगी, ब्लड वेसल्स की मसल होगी, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो स्मूथ मसल्स पे क्या होगा डियर? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। जबकि हार्ट पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये भी कैसी है डियर? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन करेगी। यस बच्चों, इसके अलावा देखिए, अगर इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इनमें धारियां दिखेगी, तो उसे स्ट्रिएशन कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स में डियर स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं, इसलिए इसे स्ट्रिएटेड बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। जबकि स्मूथ मसल में धारियां नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसे नॉन स्ट्रिएटेड कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इमेज दिखाऊंगा आप लोगों को स्ट्रिएशन कैसा दिखाई देता है। देखिए एक्टिन मायोसिन का इस तरीके से पैटर्न बनता है, जो कि माइक्रोस्कोप में देखने पे ऐसे एक धारी वाला पैटर्न दिखता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर की स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, तो ये पॉइंट भी आपको वहां समझ में आ जाएगा। तो देखिए इनवॉलेंट्री मसल है स्मूथ, लेकिन नॉन स्ट्रिएटेड है, ठीक है। लेकिन कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है, फिर भी एक फीचर उसका स्केलेटल मसल का होता है। तो कार्डियक मसल का दूसरा फंक्शन क्या है डियर? ये स्ट्रिएटेड होती है। इसका मतलब कार्डियक मसल देखो ना तो स्मूथ है ना स्केलेटल है। स्केलेटल मसल की फीचर है कि वो वॉलेंट्री होती है और स्ट्रिएटेड होती है, जबकि स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है और नॉन स्ट्रिएटेड होती है, ठीक है। लेकिन कार्डियक मसल का एक फीचर तो किसके जैसा है डियर? स्मूथ मसल जैसा है, और दूसरा फीचर किसके जैसा है डियर? स्केलेटल मसल जैसा है। यानी कार्डियक मसल दोनों का मिला जिला रूप होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डियर, स्केलेटल मसल्स है वो कहां फाउंड होती है डियर? यस, कनेक्टेड विद बोन्स, बोन से कनेक्टेड होती है। ये जो मसल्स है डियर, यस फाउंड इन यस इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ फाउंड होती है डियर? हार्ट में फाउंड होती है, ठीक है डियर, याद रखना। चूंकि इन पे कंट्रोल वॉलेंट्री है, इसलिए इसको कंट्रोल करेगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं। और चूंकि इनके कंट्रोल इनवॉलेंट्री है, तो इनको कंट्रोल करेगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है डियर? इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? इन दोनों को कंट्रोल करेगा, यस कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करेगा इन दोनों को? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS, जिसके दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं डियर? पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आया? तो इनको वो कंट्रोल करेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि उनको कंट्रोल करेगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। स्केलेटल मसल्स में मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है,
ठीक है, जबकि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के साथ साथ में नोरेपिनेफ्रिन भी होता है। ये पॉइंट मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आगे अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की, वहां पे ये पॉइंट मैं बता दूंगा। ओके बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। एक एक मसल्स को अपन 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। कार्डियक मसल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पे, हार्ट के अंदर। हार्ट में, हार्ट जब मैंने पढ़ाया था तो पूरी डिटेल से कार्डियक मसल को मैंने पढ़ा रखा है, एक एक बारीक चीज वहां पे मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो कार्डियक मसल को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे अपन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल को। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्केलेटल मसल, उसके बाद पढ़ेंगे स्मूथ मसल। तो चलिएगा स्केलेटल मसल स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस, स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स क्या होती है, तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल होती है। दूसरा बात करेंगे डियर, दे आर कनेक्टेड टू बोन्स विथ टेंडन। किससे कनेक्ट होती है डियर, टेंडन के द्वारा ये कनेक्ट होती है। और चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं, टेंडन क्या होते हैं, मसल को बोन से जोड़ने वाले फाइबर्स होते हैं। और टेंडन्स क्या है डियर, टेंडन्स क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं डियर। कैसे होते हैं, फाइब्रस, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कौन, टेंडन। ठीक है डियर, जैसा कि इस इमेज में देख रहे हो आप, तो ये इमेज आपका कोहनी वाला, ये वाला हाथ हो गया, ये आपकी ह्यूमरस हो गई। ठीक है, तो इन दो बोन के बीच में देखिए, ये आपकी हो गई मसल, ये मसल होगी आपकी। इस मसल को देखो, ये व्हाइट जो फाइबर जोड़ रखा है, ये वाला पार्ट क्या है डियर, ये वाला पार्ट क्या है, टेंडन होता है। यस और नो। इसी तरीके से एक और टेंडन यहाँ पे, ये जो है बोन को बोन से जोड़ रहा है, ये लिगामेंट है। ये क्या है डियर, लिगामेंट। बोन को बोन से जो जोड़ रहे हैं ये वाले फाइबर, ये फाइबर क्या है डियर, लिगामेंट्स होंगे। तो दो बोन को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट, और मसल को बोन से जोड़ने वाले आपस में क्या हो जाएंगे डियर, टेंडन होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिएगा कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है स्केलेटल मसल्स में। तो स्केलेटल नहीं, किसी भी मसल्स में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है बच्चों। और यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, पढ़ाने वाला हूं। 3 प्रकार की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, सेकेंड वन इज डियर स्ट्रक्चरल protein, and third one is their regulatory protein। 3 प्रकार की प्रोटीन से मसल्स बनी होती है। दीज आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि मसल्स का शेप एंड साइज मेंटेन रखती है। और रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब ये जब काम आती है जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन को रेगुलेट करने वाली प्रोटीन रेगुलेटरी, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाली स्ट्रक्चरल, और कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करने वाली। मान लो हाथ में आपने कुछ 5 किलो का वजन उठा के ऐसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट ही रखा, तो अब इस कॉन्ट्रैक्शन में जो काम आ रही है वो मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाएगी बच्चों। ठीक है, तो अब ये कौन कौन सी होती है, यहीं से क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है डियर मायोसिन, यानी थिक, मायोसिन थिक होती है, मोटी होती है। और दूसरी होती है डियर एक्टिन, एक्टिन यानी थिन फाइबर, थिन प्रोटीन, पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर, और मोटी स्ट्रक्चर को मायोसिन, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटी, और पतली होती है डियर एक्टिन। और अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती है, तो आंसर देना डियर एक्टिन। यस डियर, आंसर क्या दोगे, एक्टिन इज, यस इट इज मोस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है डियर, प्रोटीन ऑफ मसल,
जिसमें देखिए हालांकि दोनों ही कॉन्ट्रेक्टाइल है, लेकिन दोनों जब ऑप्शन में आ जाए तो प्रायोरिटी किसको दोगे डियर? एक्टिन को आपको प्रायोरिटी देनी। क्या बोला मैंने? दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, बट ऑप्शन में दोनों आ जाए, कि पूछ ले क्वेश्चन में कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, और ऑप्शन में दोनों ही आ जाए, तो आंसर क्या दो बच्चों? आंसर देना है आपको एक्टिन। ठीक है। दूसरा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि मसल की स्ट्रक्चर को बना करके रखती है डियर, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है 4। दीज आर एक्टिनिन। देखो एक्टिन, एक्टिन के आगे आई एन और लगा दो, एक्टिनिन। ठीक है, नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, बट मसल का नाम भी चेंज हो गया और फंक्शन भी चेंज हो गया। तो एक्टिन तो है एक्चुअल में कॉन्ट्रेक्टाइल, और एक्टिनिन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन, एसी हटा दो तो क्या बचा? टिनिन। तो पहली मसल होगी एक्टिनिन, दूसरी टिनिन, तीसरी मसल डियर डेस्मिन, और चौथी डियर डिस्ट्रोपिन। डिस्ट्रोपिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। ठीक है डियर, तो एक्टिनिन, टिनिन, डेस्मिन एंड डिस्ट्रोपिन आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और सबसे लास्ट में डियर रेगुलेटरी प्रोटीन दो होती है डियर, ट्रोपोमायोसिन and second one is troponin and ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन 3 प्रकार की मैं पढ़ा चुका हूं, कहां पे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ाई मैंने आपको। ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं ना, ट्रोप टी ट्रोप आई टेस्ट करते हैं, किसके लिए? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। ये सुनो, तो ट्रोपोनिन मसल्स की प्रोटीन्स होती है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी। तो ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन टी है वो मसल्स में पाई जाती है, जबकि हार्ट में पाई जाने वाली होती है वो ट्रोपोनिन आई। तो मसल्स में कौन सी मिलेगी डी? ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन आई, सॉरी टी, ट्रोपोनिन टी, ये दोनों मसल्स में मिलेगी। ट्रोपोनिन टी भी हार्ट में मिलती है, लेकिन ट्रोपोनिन जो आई है वो केवल और केवल हार्ट के अंदर पाई जाती है। वहां पे ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यस और नो डियर? यस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इज एक्टिन। दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर एक्टिनिन, टिनिन, डेस्मिन और डिस्ट्रोपिन। ठीक है, और रेगुलेटरी प्रोटीन होती है आपकी ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है डियर, कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ मसल? तो ऑप्शन इनमें से सब मिलेंगे, और आंसर क्या दोगे? ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, दोनों ऑप्शन में हो तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना, किसको? ट्रोपोनिन को। ट्रोपोमायोसिन को सेकंड प्रायोरिटी देना है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन पूछी जाए तो एक्टिनिन, टिनिन, डेस्मिन और डिस्ट्रोपिन। ठीक है डियर, और एक डिसऑर्डर होता है डिस्ट्रोपिन, अगर डैमेज हो जाए, डिस्ट्रोपिन की अगर एबनॉर्मलिटी हो जाए तो इसे अपन डकने पालसी, डकने मस्कुलर पालसी के नाम से जानते हैं डियर। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कुछ बच्चों के अंदर, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें डिस्ट्रोपिन प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। अब सोचिए, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो मसल का स्ट्रक्चर रहेगा क्या? नहीं, स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाएगा। तो बच्चे का स्ट्रक्चर भी कैसा हो जाएगा डियर? एबनॉर्मल हो जाएगा, काइफोसिस हो जाएगा, कुबड़ निकल जाएगा, मसल्स आड़ी टेढ़ी होने की वजह से हाथ पैर भी आड़े टेढ़े हो जाते हैं। अभी मैं इमेज दिखाने वाला हूं आपको। तो उस पालसी को अपन क्या बोलते हैं डियर? उस पालसी को अपन बोलते हैं डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, DMD, डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है डियर? इट इज जेनेटिक इनहेरिटेड और कैसा डिसऑर्डर डियर? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है डियर, जिसमें कैसा पैटर्न इसका? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, यानी इसकी जो जीन है, एबनॉर्मल जीन है, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर अपन ने एक और पढ़ा है ब्लड वाले चैप्टर के अंदर, हीमोफीलिया, याद होगा आप लोगों को। हीमोफीलिया भी कैसा डिसऑर्डर है डियर? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ही है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही ये ट्रांसफर होता है। इसका मतलब देखिएगा, बच्चों के अंदर, मतलब मेल्स के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई, दूसरा वाई होता है। तो एक भी एक्स पे अगर वो जीन आ गई तो बच्चों में डिजीज कोज कर देगी, लेकिन महिलाओं में एक पे आएगी तो डिजीज कोज नहीं होगी, दोनों एक्स पे आएगी।
क्योंकि महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 44 प्लस XX, तो दोनों एक्स पे आएगी तभी डिजीज करेगी। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में महिलाओं में, लड़कियों में डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो रिसेसिव होती है, वो उसके कैरेक्टर शो नहीं होते, लेकिन लड़कों में ये डिजीज क्रॉस कर देती है। ठीक है डियर, सेम पैटर्न है जैसा मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, सेम पैटर्न कहाँ पे पढ़ाया था डियर, मैंने आपको ब्लड डिसऑर्डर के अंदर पढ़ाया था, ब्लीडिंग डिसऑर्डर विच इज हीमोफीलिया। बट इस डिजीज के अंदर बात करते हैं, क्वेश्चन पॉइंट होता क्या है, डकने मस्कुलर पार्सी में क्या होता है डियर, यस इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगी, कौन सी, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। अब डिस्ट्रोपिन प्रोटीन कैसी प्रोटीन है डियर, अब ये भी देखा डिस्ट्रोपिन कैसा है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और ये एबनॉर्मल होगी तो डकने मस्कुलर पाल्सी हो जाएगी, डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाएगी। तो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन की वजह से डी फॉर डिस्ट्रोपिन, डी फॉर डकने, डकनन भी बोल देते हैं, डकने पाल्सी भी कहा जाता है डियर। ठीक है, और इसमें मोस्ट कॉमनली हाथों की और थाइज की जो मसल्स है सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है बच्चों। तो याद रखिएगा क्या होगा, मोस्ट कॉमनली हैंड्स नहीं, आर्म्स कहेंगे इसे, आर्म्स एंड थाई मसल्स डैमेज। मसल्स कहाँ की डैमेज होगी डियर, आर्म्स की और थाइज की मसल्स जो है सबसे ज्यादा डैमेज होती है बच्चों। और ये जो डिजीज के सिम्टम्स है वो जब बच्चा 15 साल का होने लगता है ना, तब जाकर के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो इसके सिम्टम्स अपीयर कब होंगे डियर, सिम्टम्स अपीयर आफ्टर 15 ईयर ऑफ एज, 15 साल की उम्र के बाद में जो है इसके सिम्टम्स यूजुअली दिखाई देते हैं, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एकदम से नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे इसके बारे में पता लगता है बच्चों। 15 साल की उम्र में पूरे सिम्टम्स, लाइक बच्चा इस तरीके से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ये जो ऊपर की मसल्स और नीचे थाइज की, हिप्स की मसल्स है सबसे ज्यादा यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। इवन नीचे पैरों की मसल्स भी देखिए, यहाँ पे पैरों की मसल्स में भी क्या हो रहा है, फुट ड्रॉप हो रहा है, फुट ड्रॉप हो रहा दिखाई दे रहा होगा आपको, कॉन्ट्रैक्चर यहाँ पे दिखाई, स्पष्ट कॉन्ट्रैक्चर अपन को दिखाई दे रहा। इस तरीके की पाल्सी को अपन क्या कहेंगे डियर, डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहेंगे, जिसका कारण क्या है डियर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें डिस्ट्रोपिन प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाती है बच्चों। हो रहा लिंकिंग अपना, यस और नो। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते चलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन का क्या काम है अपन ने डिस्कस कर लिया। एक्टिन इज द मोस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, बाकी ये सभी एक्टिनिन, टिनिन, डेस्मिन और डिस्ट्रोपिन आर स्ट्रक्चरल, और ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर, यस डियर, रेगुलेटरी प्रोटीन। ओके बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, मायोग्लोबिन क्या होता है। तो मसल्स के अंदर, जैसे ब्लड के अंदर क्या होता है डियर, हीमोग्लोबिन होता है, वैसे मसल्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन। इट इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ऑफ मसल्स का ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, वैसे मसल्स में मायोग्लोबिन। यस दिस इट कंटेन इसमें क्या होता है डियर, इसके अंदर बात करेंगे, इसमें होता है 1 पोरफायरिन रिंग विद आयरन, एक आयरन होगा बीच में, और 8 यहाँ पे क्या होगी डियर, 8 अल्फा ग्लोबिन चेन, 8 अल्फा ग्लोबिन चेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। जबकि ब्लड के हीमोग्लोबिन में 4 पोरफायरिन और 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती थी, यस और नो। जबकि यहाँ पे 1 पोरफायरिन रिंग और 8 अल्फा ग्लोबिन चेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, बाकी ये भी ऑक्सीजन कैरी करने का ही काम करता है मसल्स के अंदर। ठीक है, तो नाम से ही पता पड़ रहा है, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन सिमिलर से नाम है। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो मसल्स का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मसल्स सबसे पहली बात करते हैं कनेक्ट किससे होती है। तो मसल्स देखिएगा,
ये हो गई बोन। यस बच्चों, बोन से अपना कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे, मान लीजिए ये हो गया अपना टेंडन। ये क्या हो गया डियर? टेंडन। ठीक है, और इस टेंडन से अपनी कनेक्ट हो जाएगी बोन। ये कनेक्ट हो गई अपनी बोन। ये कनेक्ट क्या हो गई बच्चों? बोन कनेक्ट हो गई। और ये जो बोन का मान लीजिए ये ले लिया अपन ने यहाँ पे टीएस। क्या ले लिया यहाँ पे? टीएस। ठीक है, इसके अलावा बोन के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, सॉरी बोन बोल रहा हूं मैं, मसल। मसल के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है। इस मसल की लेयर को, यस डियर, इसको बोलते हैं फेसिया। क्या बोलेंगे डियर? इस मसल्स की आउटर कवरिंग को अपन क्या कहेंगे? फेसिया कहा जाएगा। और ये पूरी की पूरी मसल्स जिसको अपन ने कट किया है। मसल्स के अंदर बहुत सारे डियर फेसिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे फेसिकल्स पाए जाते हैं। एक फेसिकल को अपन बाहर निकाल लेते हैं। ये एक फेसिकल अपन ने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये एक फेसिकल अपन ने बाहर निकाल लिया समझने के लिए। ठीक है डियर, तो इस फेसिकल्स, देखिएगा इस फेसिकल, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा डियर? ये कहलाएगा फेसिकल। क्या कहलाएगा? फेसिकल। इस फेसिकल के अंदर भी बहुत सारी मसल्स सेल होती है। क्या होती है डियर? मसल सेल। जैसे इनमें मैंने बताया, इन सभी में क्या है? मसल सेल प्रेजेंट है। इन सभी में क्या है डियर? मसल फाइबर या मसल सेल प्रेजेंट होती है। तो ये जो है, एक मसल सेल को अपन बाहर निकाल लेते हैं। एक मसल सेल को क्या निकाला? बाहर निकाला। तो ये क्या कहलाएगा? अपना मसल सेल और मसल फाइबर। क्या कहलाएगा डियर? मसल फाइबर। ठीक है बच्चों, और ये जो मसल फाइबर है इनमें भी बहुत सारे क्या होंगे डियर? इनमें भी बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। मसल सेल्स के अंदर भी क्या होंगे? मायोफाइब्रिल। तो इसमें भी बहुत सारे मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होंगे। तो एक मायोफाइब्रिल अपन ने बाहर निकाल लिया। तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा डियर? मायोफाइब्रिल। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर क्या होती है डियर? इसकी मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल में पाई जाती है सभी की सभी प्रोटीन, जो अभी अभी पढ़ी है ना अपन ने। ये सभी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है डियर? मायोफाइब्रिल के अंदर प्रेजेंट होती है। चाहे वो कॉन्ट्रैक्टाइल हो, चाहे स्ट्रक्चरल हो, चाहे रेगुलेटरी प्रोटीन हो। देखिएगा स्ट्रक्चर। यस बच्चों, तो स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले बात करेंगे, ये वाला पार्ट क्या हो गया डियर? टेंडन। ये हो गई अपनी बोन जिससे ये मसल जुड़ी हुई है। ये हो गई अपनी मसल्स, ये ओवरऑल मसल हो गई। मसल्स की आउटर कवरिंग को, यस डियर, आउटर कवरिंग ऑफ मसल इज नोन एज फेसिया। ठीक है डियर, तो ये हो गई मसल। मसल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे डियर? बहुत सारे फेसिकल्स पाए जाएंगे। बहुत सारे फेसिकल्स पाए जाएंगे। तो एक फेसिकल अपन ने बाहर निकाला, और एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स या मसल फाइबर्स पाए जाएंगे। यस डियर, मसल सेल्स या मसल फाइबर। तो एक मसल फाइबर को अपन ने बाहर निकाल लिया। इस मसल फाइबर में क्या होंगे डियर? बहुत सारे मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होंगे। और इस मायोफाइब्रिल में क्या रेंज होगी डियर? मसल प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी। एक्टिन, मायोसिन, एक्टिनिन, टिनिन, डेस्मिन, डिस्ट्रोपिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, सभी प्रोटीन किसमें पाई जाएगी डियर? मायोफाइब्रिल के अंदर पाई जाएगी। इसका मतलब मायोफाइब्रिल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मसल। यस डियर, मसल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होगी डियर? कौन होगी? मायोफाइब्रिल। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इसके बारे में अपन। देखो मसल की आउटर लेयर जो है, देखो ये तो हो गई कवरिंग, ये तो हो गया कवर। लाइक जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, दिस इज फेसिया, और मेरी जो स्किन है दैट इज आउटर लेयर। तो ऐसे मसल की आउटर लेयर होगी। यस डियर, तो इसे अपन कहेंगे डियर एपीमाइसियम। इसे क्या कहेंगे डियर? एपीमाइसियम कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फेसिया, फेसिया की जो आउटर लेयर है इसे अपन कहेंगे डियर पेरीमाइसियम। क्या कहेंगे डियर? इसे पेरीमाइसियम। और मसल सेल की जो आउटर लेयर है इसे अपन कहेंगे डियर एंडोमाइसियम।
उसे क्या कहेंगे बच्चों, एंडोमाइसियम कहा जाएगा। तो पूरा इमेज मैंने आपको खोल करके रख दिया है। तो देखिएगा मसल्स के अंदर आउटर लेयर, मसल्स का आवरण क्या कहलाएगा, फेसिया। मसल की लेयर क्या कहलाएगी, एपीमाइसियम कहलाएगी। एक मसल में बहुत सारे क्या होंगे डियर, फेसिकल्स होंगे। एक मसल में बहुत सारे फेसिकल्स होंगे, एक बाहर निकाला अपन ने। इस फेसिकल्स में बहुत सारे क्या होंगे डियर, मसल सेल या मसल फाइबर्स होंगे, एक बाहर निकाला। इस मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल होंगे, और मायोफाइब्रिल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मसल के आउटर मेम्ब्रेन को एपिमाइसियम कहेंगे, फेसिकल के आउटर मेम्ब्रेन को पेरीमाइसियम कहेंगे, और मसल सेल के आउटर लेयर को अपन क्या कहेंगे डियर, एंडोमाइसियम कहेंगे। तो फटाफट से इनको लिख लेते हैं अपन। देखिएगा सबसे पहला फेसिया क्या है, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ मसल। मसल की आउटर कवरिंग को अपन क्या कहेंगे डियर, फेसिया। दूसरा एपीमाइसियम, यस एपीमाइसियम क्या है डियर, इट इज मेम्ब्रेन ऑफ किसकी मेम्ब्रेन है डियर, मेम्ब्रेन ऑफ मसल की मेम्ब्रेन है, ठीक है डियर। तीसरा पेरीमाइसियम किसकी मेम्ब्रेन है डियर, इट इज मेम्ब्रेन ऑफ फेसिकल। चौथा डियर एंडोमाइसियम, और एंडोमाइसियम किसकी मेम्ब्रेन है डियर, मेम्ब्रेन ऑफ, यस डियर, मसल सेल और मसल फाइबर। मसल सेल को मसल फाइबर भी बोलते हैं डियर, मसल फाइबर भी कहा जाता है, दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम, ठीक है। और ये अपनी एक मसल सेल है, और सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे अपन क्या बोलेंगे डियर, सेल के आउटर मेम्ब्रेन को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसे ही मसल के आउटर मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। तो एंडोमाइसियम को अपन डियर सार्कोलेमा के नाम से भी जानते हैं, सार्कोलेमा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा एंडोमाइसियम और सार्कोलेमा। आगे मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में अपन सार्कोलेमा मसल की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है डियर। और मैंने बताया फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल क्या होगी डियर, यस फिफ्थ पॉइंट क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल इज क्या होगी डियर, तो वो क्या होगी, अभी जो डायग्राम देखा अपन ने वो क्या होगी, मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल के अंदर भी छोटे छोटे सेगमेंट बने होते हैं जिन्हें सार्कोमियर कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, सार्कोमियर। तो इसका आंसर क्या दोगे डियर, मायोफाइब्रिल और सार्कोमियर आगे पढ़ेंगे अपन। सार्कोमियर और मायोफाइब्रिल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मसल की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है डियर, मायोफाइब्रिल और सार्कोमियर। और नेक्स्ट क्लास में अपन सार्कोमियर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ए बैंड, जेड बैंड, आई बैंड कौन सा होता है, डार्क जोन, लाइट जोन, क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहाँ से भी, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट अभी थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। देखिए तो ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बताई है, आउटर लेयर क्या कहलाएगी डियर, फेसिया कहलाता है। अब एक टर्म यहाँ पे मैं यूज करूंगा, दैट इज नोन एज फेसिकुलेशन। फेसिकुलेशन का मतलब क्या होता है, तो जब फेसिया में अगर डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे डियर, फेसिकुलेशन कहेंगे, ठीक है। फेसियोटोमी का मतलब कट लगाना। जब मसल्स में हाइपरट्रोफी हो जाए बच्चों, तो फेसिया की वजह से मसल्स दब जाएगी, क्योंकि फेसिया हार्ड टिश्यू है। फेसिया कैसा डियर, हार्ड टिश्यू है। तो जब मसल्स में हाइपरट्रोफी होती है, याद रखिएगा, तो बिकॉज ऑफ फेसिया मसल्स ओवर स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, तो मसल्स अंदर ही अंदर दब जाएगी। उसको रोकने के लिए फेसिया में कट लगाते हैं, तो उसे अपन बोलेंगे फेसियोटोमी। क्या कहेंगे डियर, उसे फेसियोटोमी कहेंगे। ये टर्म अपन आगे दोबारा से रिपीट करेंगे, चलिएगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया। एपिमाइसियम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल।
पेरीमाइसियम किसकी मेम्ब्रेन है डियर? फेसिकल की मसल है। और एंडोमाइसियम किसकी डियर? मसल सेल की या मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है, जिसे अपन सार्कोलेमा भी कहते हैं। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो कौन है डियर? इट इज नोन एज मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल में वो सारी प्रोटीन्स होती है, जितनी भी अपन ने प्रोटीन्स पढ़ी है वो सब किस में होती है? मायोफाइब्रिल के अंदर प्रेजेंट होगी। देखिएगा, ये तो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज बुक इज स्ट्रक्चर। बुक के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया होता है। तो देखो, ये बोन हो गया, ये टेंडन हो गया, फिर ये मसल्स के अंदर ये आउटर लेयर क्या हो गया डियर? इट इज नोन एज फेसिया। इसे अपन क्या कहेंगे डियर? फेसिया। और फेसिया के अंदर मसल की जो आउटर लेयर है उस लेयर को अपन क्या कहेंगे डियर? उसे कहेंगे एपीमाइसियम। फिर मसल के अंदर ये बहुत सारे क्या हो गए डियर? एक फेसिया अपन ने बाहर निकाला, एक फेसिया बाहर निकाला, और इस फेसिया की जो लेयर है इसे अपन फेसिकल कहेंगे, जो कि पेरीमाइसियम से ढका होता है। इसमें बहुत सारे क्या होंगे डियर? मसल फाइबर। और इसके अंदर से भी क्या निकलेंगे डियर? इसके अंदर से भी मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल में क्या प्रेजेंट होगी? सारी की सारी प्रोटीन्स अपनी प्रेजेंट होगी। तो इस डायग्राम के बजाय आप ये डायग्राम बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। ओके बच्चों, लास्ट एक टर्मिनोलॉजी है विच इज एपोन्यूरोसिस। वैसे तो मैंने पढ़ा दी, एपोन्यूरोसिस क्या करती है डियर? एपोन्यूरोसिस क्या करती है? यस, कनेक्ट फाइबर दैट कनेक्ट मसल टू मसल। मसल को मसल से जोड़ने वाले फाइबर्स को अपन क्या कहेंगे डियर? एपोन्यूरोसिस कहेंगे। बट एपोन्यूरोसिस एक्चुअल में क्या है डियर? याद रखिएगा। तो एपोन्यूरोसिस क्या है? तो दे आर फ्लैट एंड ब्रॉड फेसिया। यस, जो अभी अभी पढ़ा अपन ने स्ट्रक्चर में, ये जो फेसिया है, ब्रॉड फेसिया हो जाए, दे आर फ्लैट एंड ब्रॉड फेसिया दैट कनेक्ट टू मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखते हैं डियर। एक एग्जाम्पल अपने पास में, दिस इज एपिक्राइन एपोन्यूरोसिस। एपिक्राइन एपोन्यूरोसिस ये कनेक्ट करता है डियर, ये कनेक्ट करेगा किसको डियर? ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल, ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस मसल। ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल को एक साथ क्या कहेंगे डियर? ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस। तो देखिए, ऑक्सीपिटल मसल पीछे होगी, फ्रंटेलिस मसल आगे हो गई। इनको जोड़ने वाला जो बीच का जो मोटा फेसिया होगा वो क्या कहलाएगा डियर? वो क्या कहलाएगा? एपोन्यूरोसिस कहलाएगा। तो ये देखिए, पहली स्ट्रक्चर में देखो, ये आगे की तरफ जो मसल्स दिखाई दे रही है दैट इज आगे की तरफ है वो फ्रंटेलिस, और पीछे की साइड में, इसके पीछे की देखो, ये जो व्हाइट कलर की फाइबर जा रही है ना, दीज आर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। तो ये बीच की स्ट्रक्चर है, दो मसल्स के बीच की स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एपोन्यूरोसिस। बस इतना से याद रख लो। तो ये सर के ऊपर जो फ्लैट दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट कलर का, यहाँ पे कोई मसल नहीं होती है, मसल्स आगे या पीछे ही होती है, बीच में क्या होगा डियर? एपोन्यूरोसिस होगा। ऐसे एब्डोमिनल मसल में दिख रहा है आपको, बीच वाले पार्ट में एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही हथेली के बीचों बीच एपोन्यूरोसिस होता है, बाकी साइडों में क्या होती है डियर? मसल्स होती है। तो एपोन्यूरोसिस क्या है? इट इज फ्लैट एंड ब्रॉड फेसिया। एक फेसिया ही होता है जो कि दो मसल्स के लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है, लाइक एपिक्रेनियल, CRANIAL, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस जो कि कनेक्ट करता है ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल को, और कनेक्ट करके उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस एपोन्यूरोक्राइन भी उसे अपन कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो काफी सारे पॉइंट अपन ने आज के लेक्चर में कंप्लीट करे हैं। अब कुछ एमसीक्यूज अपन देखते हैं बच्चों, जो कि आज के लेक्चर से अपन ने पढ़े हैं। पढ़िएगा ये क्वेश्चन आप लोग। यस बच्चों, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? स्ट्रेन क्या होती है? तो T4 आपको याद आ गया होगा, इंजरी टू टेंडन और मसल। मसल या टेंडन की इंजरी क्या कहलाएगी डियर?
स्ट्रेन कहलाती है। तो इंजरी टू ए मसल और टेंडन इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेचिंग और टीयरिंग टू ए लिगामेंट क्या कहलाएगा डियर? स्प्रेन। क्या कहलाएगा बच्चों? स्प्रेन कहलाएगा। तो राइट आंसर इज बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ स्प्रेन? स्प्रेन का मेन कारण क्या होता है? तो स्प्रेन क्या होता है डियर? इंजरी टू लिगामेंट, लिगामेंट की इंजरी। और लिगामेंट कहाँ पाए जाते हैं डियर? दो अपनी बोन्स हो गई, तो दो बोन्स को जोड़ने वाले फाइबर्स क्या कहलाएंगे डियर? लिगामेंट कहलाएंगे। तो अगर ओवर जो मसल्स का मूवमेंट है वो ओवर कर दिया जाए, लाइक रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑन ए जॉइंट के ऊपर बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेस दिया जाए, क्योंकि जॉइंट के ऊपर ही तो लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा डियर? इस वजह से क्या हो जाएगा? स्प्रेन हो जाएगा। डायरेक्ट ब्लो टू ए मसल, इससे क्या हो सकता है डियर? इससे स्ट्रेन होगा। मसल और टेंडन से स्ट्रेन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट। व्हाट इज द कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेन? तो स्ट्रेन का कॉमन ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑप्शंस आर कोल्ड थेरेपी, कंप्रेशन बैंडेज, हीट थेरेपी, एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब। एलिवेशन तो अपन किस में करते हैं? फ्रैक्चर में करते हैं, फ्रैक्चर में एलिवेशन करेंगे। हीट थेरेपी तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मैंने लिखवाया पॉइंट 2 बार बोल के। कंप्रेशन अपन फ्रैक्चर में करते हैं, यस डियर। यहाँ पे क्या करेंगे? कोल्ड थेरेपी अपन लगाएंगे। क्या करेंगे? कोल्ड थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेन एंड स्पेन। मोच लगती है, स्ट्रेन स्पेन मतलब मोच लगती है, तो कोल्ड थेरेपी वहां पे देते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ इंजरी इन्वॉल्व द शॉर्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मसल और टेंडन? मसल्स और टेंडन का शॉर्ट हो जाना क्या कहलाता है? यस डियर, मसल और टेंडन का शॉर्ट हो जाना क्या कहलाता है डियर? इट इज कॉन्ट्रैक्चर। क्या कहलाएगा? इट इज कॉन्ट्रैक्चर। परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द मसल इज नोन एज कॉन्ट्रैक्चर। स्ट्रेन क्या होता है? टेंडन या मसल्स में इंजरी। स्प्रेन क्या होता है? लिगामेंट्स में इंजरी। और कंट्यूजन क्या होता है डियर? ये मैंने ब्रेन इंजरी पढ़ाई थी आपको, कंटजन, यस और नो? तो कंटजन का मतलब क्या होता है? ब्रूसिंग ब्रेन इंजरी, जहां पे ब्लड जो है निकलता है, दैट इज कंटजन, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट। हाउ कैन ए कॉन्ट्रैक्चर बी प्रिवेंटेड? कॉन्ट्रैक्चर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डियर? कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो मैंने बताया था, एक तो रेगुलर मोशन एक्सरसाइज करवाई जाए, जिससे कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अप्लाई हीट पैक का कोई रोल नहीं। अप्लाई फिजिकल एक्टिविटी, परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, अवॉइड करने से तो ये हो जाएगा उल्टा, बल्कि तो परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे, जिन्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्चर डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट। विच प्रॉपर्टी ऑफ मसल अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? यस डियर, तो मैंने ये सभी पढ़ाया था, उसमें बताया था किसी स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों? तो क्या कहते हैं उसे? एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अ स्टिमुलाई। कंडक्टिविटी का मतलब इंपल्स को कंडक्ट करना। इलास्टिसिटी का मतलब रिटर्न टू नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी। और एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब स्ट्रेच होने की एबिलिटी, बट विदाउट डैमेज, दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। तो राइट आंसर इज एक्साइटेबिलिटी। इजी सा क्वेश्चन है, बट अगर कॉन्सेप्ट आता है तो ही इजी होता है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ द मसल? मसल की रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी होती है? तो मसल की रेगुलेटरी प्रोटीन 2 होती है डियर, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन में भी 2 आती है यहाँ पे, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन टी। इसमें भी सी को प्रायोरिटी देना है, बट ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, सीधा एक ही आंसर है, दैट इज ट्रोपोनिन। तो राइट आंसर इज ट्रोपोनिन। रेगुलेटरी प्रोटीन इज ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जैसा कि अपन ने पढ़ा है आज। कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिजनरेशन, जो कि बच्चा 15 साल तक का होता है तब तक मसल्स डैमेज हो जाती है। कहाँ की? अपर आर्म, चेस्ट और साथ ही साथ में थाइज की मसल्स और लेग की मसल्स, यहाँ पे इनमें डैमेज हो जाता है ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड। कौन सी प्रोटीन के अल्ट्रेशन की वजह से? तो यस दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच इज
विच इज डिस्ट्रोफिन, विच इज डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन डैमेज होने से डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है बच्चों, इजंट इट? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, राइट आंसर इज डी। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट अपन ने आज सीखे। मेहनत करते रहो बच्चों, हार नहीं मानना है, जम के प्रयास करो, इस तरीके से प्रयास करो कभी प्रयास नहीं किया हो। और अगर आप इसी तरीके से सब चीजों को छोड़ छाड़ करके आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है। थोड़े समय की परेशानी होगी, उसके बाद में आपको जो है सफलता जरूर प्राप्त होगी। थैंक यू।